नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बॉडी के फ्लूइड्स। हमारे शरीर में कहाँ कहाँ कितना कितना फ्लूइड्स है, वो चैप्टर हम लेने जा रहे हैं, बॉडी फ्लूइड्स। मेल और फीमेल में इसका लेवल वाटर का अलग अलग हो सकता है, हमारे शरीर के फ्लूइड्स का। ठीक है, वाटर सॉलिड्स। मेल में हमारे शरीर में कितना फ्लूइड्स रहता है? वाटर रहता है 60% टू 65%। ओके। मेल के शरीर में पानी की मात्रा 60 से 65% और सॉलिड की मात्रा 35 से 40% हो सकती है, जबकि फीमेल में पानी की मात्रा 50 से 55% और सॉलिड की मात्रा 45% से 50% के आसपास हो सकती है। याद रखना, शरीर में मेल से ज्यादा फीमेल में सॉलिड की मात्रा अधिक रहेगी। मेल में पानी की मात्रा फीमेल की तुलना में अधिक है। और हम किस मेल की और फीमेल की बात कर रहे हैं? एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन, नॉर्मल एडल्ट मेल एंड फीमेल। ठीक है, हम एक नॉर्मल एडल्ट मेल एंड फीमेल की बात कर रहे हैं। यदि मेल में देखें तो पानी की मात्रा फीमेल की तुलना में ज्यादा होती है हमारे शरीर में। तो हमारा शरीर का अधिकतर भाग पानी से बना हुआ है। ऐसा भी कहते हैं हम लोग कि हमारा शरीर तो पानी का बना हुआ है। हमको डिहाइड्रेशन में अधिक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमारे बॉडी का अधिकतर पानी बाहर निकल जाता है उसमें। तो पेशेंट के डेथ के चांस भी उसमें बहुत काफी बढ़ जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉल देते हैं, उसे ओआरएस का घोल देते हैं। तो हमने कहा कि हमारा आधे से ज्यादा शरीर पानी से ही बना है, पानी में का ही कंपोज है। तो इतना सारा शरीर का पानी हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पानी इतना सारा यदि व्यक्ति के अंदर है तो वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है उसका? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो हमने कहा कि शरीर में जो हमारे शरीर में जो पानी है वह सेल के अंदर भी है और सेल के बाहर भी है। पहले हमने सेल्स के वीडियो में पढ़ा है कि जितना पानी हमारे सेल के अंदर होता है उसे हम इंट्रासेल्युलर फ्लूइड बोलते हैं, आईसीएफ। और सेल के बाहर के पानी को हमने कहा, क्या नाम देते थे? एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, ईसीएफ। सेल के अंदर आईसीएफ, इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड। ठीक है। और सेकंड हमारा सेल के बाहर वाले पानी को हम क्या नाम देते थे? एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। तो हमारे शरीर में दो जगह पानी मौजूद है, सेल के अंदर और एक सेल के बाहर, आईसीएफ में और ईसीएफ में। ठीक है। हमारे शरीर में जितना भी पानी है उसमें से 55% पानी हमारा फ्लूइड है सेल के अंदर, आईसीएफ में, और 45% फ्लूइड है हमारा सेल के बाहर, ईसीएफ में। ये जो आईसीएफ है इसमें तो हमें कुछ जानना ही नहीं, क्योंकि ये सेल के अंदर ही इसका फ्लूइड रहता है। परंतु खास बात यह रहती है कि ये सेल के अंदर का जो पानी है वो हमेशा एक्सचेंज होता रहता है ईसीएफ से। ईसीएफ से बार बार एक्सचेंज होता रहता है सेल के अंदर का पानी, वो परमानेंट फिक्स नहीं रहता, वह एक्सचेंज करता रहता है। अब जो ईसीएफ है सेल के बाहर, वह तो 5 हिस्सों में बढ़ जाएगा। पहला, जो 45% हमारा ईसीएफ है फ्लूइड, तो 5 हिस्सों में बढ़ता है। पहला, प्लाज्मा। क्या नाम देते हैं हम पहले उसको? प्लाज्मा, जो ब्लड के अंदर हमारा मौजूद रहता है। प्लाज्मा कहाँ मौजूद है? हमारे शरीर के ब्लड में जो पानी है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। दूसरा लिम्फ, या दूसरा लिम्फ बोलिए, या इसे एक और नाम दिया जाता है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है। दूसरा हमारा लिम्फ में पानी मौजूद है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल सकते हैं आप। तीसरा, ट्रांससेल्युलर फ्लूइड। थर्ड कौन सा है? ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है।
फोर्थ है फ्लूइड इन बोन मेरो, जो हमारे हड्डियों में फ्लूइड है उसको मेरो। पांचवा फ्लूइड है फ्लूइड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ है वहाँ शरीर में बिखरा हुआ रहता है। इसलिए जो हमारा 45% फ्लूइड हमारे शरीर में सेल के बाहर है वो 5 हिस्सों में बढ़ता है, जिसमें पहला प्लाज्मा, दूसरा लिम्फ में, तीसरा ट्रांससेलुलर फ्लूइड ना हमारे ऑर्गन्स में, फ्लूइड इन बोन्स मेरो बोन्स का फ्लूइड, और यहाँ वहाँ बिखरा हुआ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ हमारा फ्लूइड मौजूद रहता है। ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये पांचों हिस्सों में बढ़ गया। हमने कहा जो हमारे शरीर में सेल्स के बाहर फ्लूइड है, अच्छा ये भी याद रखना कि सेल्स के अंदर का फ्लूइड और बाहर के फ्लूइड हमेशा एक्सचेंज होते हैं। ये फ्लूइड हम 5 भागों में बांट देते हैं। पहला, ब्लड में मौजूद पानी को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। कितना प्रतिशत है? 45% का कितना प्रतिशत है? 7.5% हमारे ब्लड में फ्लूइड मौजूद है ना, ब्लड के अंदर, इन ब्लड, फ्लूइड इन ब्लड, जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। दूसरा, लिम्फ या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना प्रतिशत हो गया? यहाँ सबसे ज्यादा है, 20% फ्लूइड हमारा लिम्फ में रहता है, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स में रहता है। तीसरा, ट्रांससेलुलर फ्लूइड वह फ्लूइड होता है जो शरीर के ऑर्गन की कैविटी में भरा होता है। कहाँ होता है? तो कैविटी ऑफ ऑर्गन। कहाँ होता है ये फ्लूइड? कैविटी ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन के अंदर भरा रहता है। 2.5%, 45% का 2.5% फ्लूइड हमारे ऑर्गन के अंदर मौजूद होता है। शरीर के ऑर्गन की कैविटी में, जैसे कि हमारे एक ऑर्गन का नाम है गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर में क्या रहता है? गाल ब्लेडर, बाइल जूस। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस। हमारे ब्रेन में CSF, स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ब्रेन में। ऐसे हमारे ऑर्गन के अंदर यह ट्रांससेलुलर फ्लूइड भरा रहता है। यह कितना प्रतिशत है? 45% का 2.5%, 2.5% फ्लूइड हमारे ट्रांससेलुलर फ्लूइड में कैविटी में ऑर्गन में भरा रहता है। तो वो फ्लूइड जो हमारे शरीर के ऑर्गन में भरे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रांससेलुलर फ्लूइड। फिर हड्डियों में जो भरा रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं? बोन मेरो। हड्डी के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, उसको कहा जाता है बोन मेरो, फ्लूइड इन बोन मेरो। कितना प्रतिशत रहता है ये? 7.5%, 45% का ECF का 7.5% हमारा बोन मेरो के हड्डियों के अंदर भरा रहता है पानी। और शरीर में डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो बिखरा हुआ फ्लूइड है वह भी कितना रहेगा? 7.5%, है ना। यहाँ से ये 20%, ये 7.5% प्लाज्मा, 20% लिम्फ में, 2.5% हमारा ट्रांससेलुलर फ्लूइड। जोड़ें इसको, 7.5, 7.5, 7.5, 15, 15 और 7.5 और 2.5, 15 और 10 कितना? 25, 25 और 20, 45। तो ये ECF का 45% इतना इतना बिखरा रहता है हमारे शरीर में फ्लूइड। तो इस तरह हमारे शरीर में फ्लूइड रहता है, अलग अलग जगह पे हमारे शरीर में फ्लूइड भरा है। जो फ्लूइड हमारे शरीर के ऑर्गन में भरा होता है, जैसे ब्रेन में CSF, गाल ब्लेडर में बाइल जूस, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस, उसे हम क्या बोलते हैं? उन फ्लूइड्स को क्या बोलते हैं? ट्रांससेलुलर फ्लूइड, जो हमारे ऑर्गन्स में कैविटी में भरा हुआ है। और जो फ्लूइड हमारे शरीर में बिखरा हुआ इधर उधर होता है, जो फ्लूइड हमारे शरीर के कैविटीज में बिखरा हुआ रहता है, उसे हम बोलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि 7.5% रहता है। हार्ट में अगर रन कर रहा है ब्लड के लिक्विड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। जो फ्लूइड हड्डियों में भरा रहता है उसको हम क्या नाम देते हैं? फ्लूइड इन बोन मेरो। ये चारों हो गए। अब क्या बचा हमें समझने के लिए? लिम्फ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। याद रखना कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, लिम्फ, है ना, जो सेल के बाहर है। इसे हम क्या नाम देते हैं? लिम्फ या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये हमारा हार्ट के 4 चेम्बर, हमारे हार्ट के 4 चेम्बर,
ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से निकली हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल से शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी, लार्ज आर्टरी, फिर स्मॉलेस्ट आर्टरी। ये आर्टरी का जाल यहाँ खत्म होता है, वहां से क्या शुरू हो जाती है कैपिलरीज। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो कैपिलरीज जहाँ से खत्म होती है वहां से क्या शुरू हो जाती है, वेन्स। स्मॉलेस्ट वेन, स्मॉलर वेन, स्मॉल वेन, लार्जर वेन, लार्जेस्ट वेन हमारी वेने केवा। ये हम कई बार कार्डियोवास्कुलर में पढ़ चुके हैं। वेने केवा फाइनली कहाँ जाती है, राइट एट्रियम में हमारे हार्ट के। ठीक है, ये वेन्स, ठीक है, ये आर्टरी और ये कैपिलरीज। ठीक है, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। हमें अभी केवल कैपिलरीज पे ध्यान देना है केवल, है ना। एक प्रेशर आता है यहाँ पर जिसे हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रो। ब्लड का एक प्रेशर आता है यहाँ पर जिसे हम नाम देते हैं, यहाँ पे कैपिलरीज की दीवारों पर वो टकराता है और एक प्रेशर निर्मित होता है यहाँ पर, हम नाम वो देते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हम पढ़ चुके हैं कार्डियोवास्कुलर। एक दबाव आता है ब्लड का, जिससे क्या होता है कैपिलरी से छनकर जो ब्लड का फ्लूइड है वो बाहर ईसीएफ में आ जाता है। कोई भी पाइप आप लेंगे, एओर्टा आर्टरी हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है, कोई भी पाइप में आप प्रेशर से पानी डालेंगे, धीरे धीरे पाइप का मुंह छोटा होते गया तो वहां एक प्रेशर क्रिएट होता है और वहां आती कैपिलरीज। कैपिलरीज में एक प्रेशर टकराता है इनकी दीवारों से ब्लड, जिससे वो टकराने से क्या होता है, ब्लड का पानी छन के बाहर आ जाता है। ठीक है, प्रेशर को हमने नाम देते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हमारे शरीर में मल्टीपल टाइप्स के फ्लूइड हैं। हम पहले फ्लूइड से स्टार्ट करते हैं। हमारे हार्ट में रन कर रहा है ब्लड, और ब्लड में जो मौजूद है उस पानी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड के लिक्विड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। अब ब्लड में रन कर रहा है तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन। जो ब्लड के साथ रन कर रहा है आर्टरीज में, उसमें क्या मौजूद है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, हार्मोन, एंजाइम्स। तो यहाँ जो कैपिलरीज की दीवारों पे जो टकराता है तो छनकर ब्लड का पानी बाहर आ जाता है। पढ़ चुके हैं सेल्स के, उसमें सारी चीजें लेकर ब्लड कहाँ पहुंच गया, लाखों कैपिलरीज के पास। अब ब्लड शरीर की कैपिलरीज में पहुंचता है तो यहाँ की दीवारों पर जोर से प्रेशर लगाता है। कैपिलरीज का जाल हमारे पूरे शरीर में बिखरा हुआ है, शरीर के हर से एक सेल्स के पास है। हमने पहले भी पढ़ा था कि ब्लड निकल कर नहीं आता, क्योंकि ब्लड तो केवल आर्टरीज में, कैपिलरीज में और वेन्स और हार्ट में ही मौजूद है। ब्लड कभी भी इनसे बाहर नहीं आता है। समझ में आया। तो ब्लड कैपिलरीज की दीवारों पर टक्कर लगा रहा है, ब्लड यहाँ टकराता है तो ब्लड से ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, हार्मोन, एंजाइम, वाटर, सारी काम की चीज छनकर सेल के बाहर आ जाएगी। हमको फिलहाल सारी चीजों से मतलब नहीं, हम बोलते हैं ब्लड का लिक्विड पार्ट प्लाज्मा। और किस चीज की बात कर रहे हैं हम, पानी की, वाटर की। ओके, वाटर आकर कहाँ इकट्ठा हो गया, ब्लड का फ्लूइड इकट्ठा हो गया, ये हमारा सेल। आपने क्या बोला, वाटर बाहर आ गया, पानी बाहर आ गया। अब सेल के बाहर के फ्लूइड को आप ईसीएफ बोल रहे हो, लेकिन अभी हम ईसीएफ की जगह यहाँ पे उसमें दूसरा नाम देंगे। हम क्या नाम देंगे इसे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, है ना, या लिम्फ। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हम इसे नाम देंगे, अभी यहाँ ईसीएफ नहीं बोलेंगे। समझ में आया। अब ये फ्लूइड सेल्स के बाहर इकट्ठा होता चला जा रहा है। अब देखो, ब्लड का फ्लूइड दो दिशाओं में बढ़ गया, समझना है ना। एक फ्लूइड हमारा जो छनकर बाहर आया वह ब्लड का फ्लूइड, और एक वेन्स के द्वारा जो जा रहा है दूसरा फ्लूइड हमारा राइट एट्रियम में, दो दिशाओं में डाइवर्ट हो गया ब्लड का फ्लूइड। एक आ गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बाहर, कैपिलरीज के बाहर, और एक वेन्स के हार्ट में जा रहा है। दो दिशाओं में हमारा फ्लूइड हो गया। थोड़ा सा वेन्स के माध्यम से वापस हार्ट में लौट गया, और थोड़ा सा फ्लूइड हमारा कैपिलरी से छनकर बाहर आ गया। ये बाहर आया जो फ्लूइड जो ईसीएफ में आया है, उसे हम यहाँ पर इंटरस्टिशियल नाम दे रहे हैं, इस फ्लूइड को, पानी को। अब सेल्स को इसकी जरूरत है तो सेल्स ने इस फ्लूइड का यूज कर लिया, पर अब सेल्स हमारा बड़ा सेल्फिश, अब इसको जितनी जरूरत होगी वह अंदर ले रहा और कंटिन्यू एक्सचेंज हो रहा है। अच्छा, नया फ्लूइड वो अंदर ले रहा है और पुराना फ्लूइड बाहर सेल के बाहर कर रहा है। नया अंदर कर रहा है, पुराना बाहर कर रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस में दो प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गया, पहला, ब्लड में पानी की कमी होती चली गई, ब्लड में पानी की कमी होती चली गई। दूसरा, ब्लड में पानी कम होता चला गया, लेकिन सेल्स के बाहर पानी की बाढ़ सी आ गई, सेल के बाहर पानी
इकट्ठा हो गया बहुत सारा। दो चीजें इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। सेल के अंदर कुछ नहीं हुआ क्योंकि सेल्स लेते ही इतना फ्लूइड है जितनी उनको जरूरत है, उससे ज्यादा ये सेल्स अपने अंदर फ्लूइड नहीं रखता, लगातार एक्सचेंज करता है, नया फ्लूइड लेता है, पुराना वापस कर देता है। जितनी उसको रिक्वायरमेंट रहती है उतना ही फ्लूइड अपने अंदर रखता है, बाकी वापस बाहर कर देता है। अब क्या होगा, ब्लड में पानी की कमी हो गई और सेल्स के बाहर पानी की बाढ़ सी आ गई। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना। लगातार फ्लूइड कैपिलरीज से छन छन कर बाहर इकट्ठा होता जा रहा है। सेल्स को तो उतनी जितनी आवश्यकता उतनी ही फ्लूइड अपने अंदर रख रहा है, बाकी बाहर कर रहा है। सेल के बाहर पानी की बाढ़ सी आ गई। अब ये फ्लूइड कहाँ जाएगा, इकट्ठा हो गया सेल्स के बाहर। यदि ये फ्लूइड इकट्ठा हो गया तो ये आएगा, इसे हमें वापस ब्लड में भेजना पड़ेगा। तो क्या होता है, हर सेल्स के पास से ऐसे छोटे छोटे से पाइप निकलते हैं। ये सेल्स, इस पे छोटे छोटे से पाइप निकलते हैं ऐसे। उन पाइप को हम क्या नाम देते हैं, स्मॉल लिम्फेटिक वेसल्स। क्या बोलते हैं इन पाइप को हम, स्मॉल, ये सेल हमारा है ना, स्मॉल लिम्फेटिक वेसल्स। इन पाइप को बहुत सारे छोटे छोटे लिम्फेटिक वेसल्स मिलते हैं तो बनते हैं बड़े लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, ये बड़े लिम्फेटिक वेसल्स बनते हैं। बड़े बड़े लिम्फेटिक वेसल्स के रास्तों में आती हैं कुछ गठाने। उन गठाने को हम क्या नाम देते हैं, लिम्फ नोड्स। क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड्स। और इन लिम्फ नोड्स में से एक बड़ी लार्जेस्ट वेसल्स निकलता, लिम्फेटिक वेसल्स, जो हमारे वेना केवा के पास जाके खुलता है। लार्जेस्ट यहाँ पास में वेना केवा के पास जाके खुलता है, जो हमारे वेना केवा के पास में आकर मिलता है। तो हमने कहा सेल्स के बाहर जितना भी फ्लूइड इकट्ठा हो गया है वह सारा फ्लूइड जो रहेगा वह कहाँ चले जाएगा, छोटे छोटे लिम्फेटिक वेसल्स के जरिए बड़े लिम्फेटिक वेसल्स में, और लिम्फेटिक वेसल्स से लिम्फ नोड से होते हुए लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल्स के वेना केवा के पास में खुल जाएंगे। इस तरह से वेन्स में ब्लड आया और लिम्फेटिक वेसल से यह पानी गया और वेना केवा के पास आकर खुल गया। कैपिलरीज में ब्लड यहाँ दो हिस्सों में बढ़ गया था, यहाँ ब्लड दो हिस्सों में बढ़ गया, कुछ ब्लड फ्लूइड यहाँ आ गया था इंटरस्टिशियल में, कुछ ब्लड का फ्लूइड वेन्स के जरिए हार्ट में जा रहा, एक वेन में और दूसरा कैपिलरीज के बाहर लिम्फ में, वापस से वेना केवा के पास मिलकर एक हो गया। ठीक है, यह क्या कहलाया, आपका लिम्फेटिक वेसल्स का रास्ता। ठीक है, ये लिम्फेटिक वेसल्स का पूरा एक चैनल बन गया। अब देखो भूलना नहीं है, जब फ्लूइड सेल्स के बाहर इकट्ठा होगा तो उसे यहाँ पर ईसीएफ नहीं कहना है हमें, है ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलना है। ईसीएफ में 5 प्रकार के होते हैं। तो हमारे आंखों के आंसू और जो हमारे गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस, ये सब ईसीएफ के अंतर्गत आते हैं क्योंकि सेल्स के बाहर है। लिम्फ वर्ड हमें आगे भी बार बार आएगा तो आपको बार बार समझाने से अच्छा अभी आप समझ लीजिए। जो फ्लूइड ब्लड से चला था वो फ्लूइड वापस से ब्लड में आ गया। हमारे शरीर में स्वेलिंग आने के कई कारण हैं, उसमें से एक कारण सबसे बड़ा यह भी है कि हमारे जब लिम्फ नोड्स में रुकावट पैदा हो जाती है लिम्फेटिक वेसल्स में, तो हमारे शरीर में स्वेलिंग आ जाती है। हाथी पांव नाम की बीमारी जो आपने देखी होगी, जिसमें पांव बहुत मोटे हो जाते हैं, तो वह भी इसका एक लिम्फेटिक वेसल्स में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण वह सूजन, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। हमने क्या कहा, लिम्फेटिक वेसल्स में लगातार पानी, ब्लड का फ्लूइड आता जा रहा है, आता जा रहा है। यदि हमने ये रास्ता लिम्फेटिक वेसल्स का बंद हो गया तो पानी यहीं पे रुक जाएगा, ये यहीं बंद हो गया तो पानी यहीं रुक जाएगा, जिससे क्या होगा, शरीर में स्वेलिंग आ जाएगी। शरीर में स्वेलिंग आने के कई कारण होते हैं, उसमें से एक बड़ा कारण यह भी होता है कि लिम्फेटिक वेसल्स का जब रास्ता रुक जाता है तो पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है, जिस कारण व्यक्ति के शरीर में स्वेलिंग आ जाती है। क्लियर। सारे फ्लूइड की एक आदत होती है, यदि आर्टरी में है तो प्लाज्मा कहलाएगा, कैपिलरीज से बाहर आया तो वह इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाएगा, सेल के अंदर गया तो आईसीएफ कहलाएगा, और वापस से लिम्फ में गया, लिम्फेटिक वेसल्स में गया तो लिम्फ कहलाएगा, है ना। और यहाँ पे राइट एट्रियम में वेना केवा के इसमें आएगा तो वापस हार्ट में आएगा तो प्लाज्मा कहलाएगा। तो फ्लूइड कभी स्थिर नहीं होते हुए बदलते रहते हैं और एक्सचेंज होते रहते हैं, और बहने का उनके लिए सबसे सरल माध्यम ब्लड होता है। वो ब्लड के साथ मिलकर आसानी से पूरे शरीर में बहते रहते हैं। जहां जाएंगे वहां फ्लूइड का नाम चेंज हो जाएगा। आर्टरीज में प्लाज्मा, कैपिलरीज से बाहर आया तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सेल्स में आया इंट्रासेलुलर फ्लूइड आईसीएफ, और सेल से वापस लिम्फेटिक वेसल्स में गया तो लिम्फ या इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, और वापस हमारे हार्ट में आया पानी को हम प्लाज्मा वापस से बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।
हमारे वृंदावन में एक बुजुर्ग माता रहती थी। अपने घर से निकाले जाने के कारण वो माता कई दिनों तक उपवास पे रही, परंतु जब आसपास की विधवा माताओं को पता चला तो उन्होंने उनके भोजन के लिए कुछ मदद की। जो वास्तविक प्रेम है वो प्रेम तो केवल श्रीधाम वृंदावन में ही है। अपने घर से निकाले जाने के बाद ये माताएं ही एक दूसरे का सहारा बनकर के जी रही हैं। हाँ बेटा की याद तो आएगी, जब मन से आएगी तो रोने लगेगी। बेटा की दुख से तो रोने लग जाएगी ना। इतनी कड़कती धूप में अपना पेट भरने के लिए इनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ यात्री आते हैं और केवल केले और बिस्किट देकर के चले जाते हैं। 40-45 डिग्री वाली भयंकर गर्मी के कारण ये माताएं बाहर निकल करके और भिक्षा भी नहीं मांग सकती। इसलिए हमारी संस्था प्योर डिवोशन फाउंडेशन इन माताओं के लिए राशन की उचित व्यवस्था इन्हीं की भजन कुटी तक उपलब्ध कराती है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि धाम में रह करके भगवान का भजन करने वाली इन माताओं की मदद के लिए आप सभी लोग आगे आए। यदि आप भी इस एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं या अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट www.thepuredevotion.in पर जाकर एक बार जरूर सर्च करें, और मेरा विशेष अनुरोध है कि आप प्लीज एक बार जाकर उसे सर्च जरूर करें।